हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस या यूँ कहूँ क्लासेस। जस्ट अ सेकंड, चलिए एक मिनट मुझे देखने दीजिए। आई थिंक मेरा माइक सही से काम कर रहा है और हाँ सर, चलो सब सही है। तो चलिए आज हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक दो दिन बीच में क्लास नहीं लिए थे, एक दिन तो आपका टेस्ट था इसके लिए नहीं लिए और एक दिन आपका क्लास नहीं लिए। तो ऐसा नहीं कि रेगुलर क्लास लेना है, लेकिन फिर भी मेरा कोशिश ये रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कराया जाए, ठीक है। और जो क्लासेस का फ़ी नहीं दिए हैं दे दीजिएगा। कुछ बच्चों को तो मैंने टाइम दिया है और कुछ को जेन्युइन रीज़न से रुका हुआ हूँ। पर ठीक है, कोई नहीं, सबको टाइम देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा टाइम के बाद। चलिए, तो कुछ बेसिक सी बातें हैं, पहले उसको हम लोग समझते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, जस्ट अ सेकेंड। चलिए देखिए, वाइंडिंग चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। तो वाइंडिंग चैप्टर अगर आप वॉल्यूम 3 में पढ़िएगा तो वॉल्यूम 3 में आपको वाइंडिंग चैप्टर जो था वो शायद चैप्टर बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि पहले तो आपको रस्सा के बारे में पढ़ना पड़ता है, अलग अलग टाइप का रॉप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कुछ मेटल्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आपको वाइंडिंग का हल्का आइडिया मिलता है, फिर आपको ड्रम वाइंडिंग वगैरह वगैरह मिलता है। चैप्टर नंबर 11 12 13 14 ऐसा करके बहुत सारे चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपको वही सब चैप्टर करवा रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा समय भी लग रहा है इस पे। तो वाइंडिंग चैप्टर में चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 11 ऑलरेडी खत्म हो चुका था, पहले वाला सब खत्म हो चुका था। अभी तक हम आपको याद दिला दे रहे हैं। वॉल्यूम 3 का, वॉल्यूम 1 का तो पूरा समाप्त है, वॉल्यूम 2 का वेंटिलेशन वाला यानी कि पूरा आपका कोल वाला समाप्त है, मतलब पूरा पूरी समाप्त है समझिए। वॉल्यूम 3 जो है, इसका हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 11 तक पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आप जाके देखिए पुराना वीडियो, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 11 तक पढ़ा चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले मैंने आपको बता दिया, चलिए आते हैं। देखिए एक बेसिक आइडिया मैं बताता हूँ। एक होता है ड्रम वाइंडिंग, जिसके बारे में प्रीवियस क्लास में मैं बताया था, और एक होता है फ्रिक्शन वाइंडिंग। फ्रिक्शन वाइंडिंग, ये ड्रम वाइंडिंग क्या होता है, एक फ्रिक्शन वाइंडिंग क्या होता है, इसको समझने का थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं। देखिए ऐसा है कि एक ड्रम है, इस ड्रम से एक रस्सा लपेटा हुआ है, और इस रस्सा का छोर अगर दूसरा कोई केज में लगा हुआ है, चाहे वो केज सिंगल केज हो, चाहे वो केज टैंडम केज हो, चाहे वो सिंगल डेक हो, चाहे वो मल्टी डेक हो, और चाहे वो सबका मिक्स हो। अब ये सब इतना भी वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि आप मेरा क्लासेस नहीं देख रहे हैं, बहुत पछताएंगे। वॉल्यूम 3 का आपको कहीं भी वीडियो लेक्चर मिलने वाला नहीं है, वॉल्यूम 3 लोग स्किप कर देते हैं। वॉल्यूम 3 में आपको कहीं जल्दी नहीं मिलेगा, इसीलिए जरूर देखिएगा, जाके क्लासेस को पुराना वाला कर लीजिए। सिंगम केज, टेंडम केज क्या होता है, सिंगल डेक क्या होता है, मल्टी डेक क्या होता है, ये सब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। चलिए, तो ड्रम वाइंडिंग में एक हिस्सा आपका ड्रम में और दूसरा हिस्सा आपका बंधा रहता है हॉलेज, मतलब बेसिकली जो केज है उसमें बंधा रहता है, ठीक है। चलिए मैं एक पीपीटी निकाल लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट अ सेकेंड। तो तब तक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी स्क्रीन ब्लैक आ रहा होगा तो परेशान नहीं होगा। तब तक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन ये है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ वाइंडिंग रॉप क्या होगा। वाइंडिंग रॉप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आप बताइए, वाइंडिंग रॉप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अभी मैं स्क्रीन ओपन कर दे रहा हूँ। देखिए वाइंडिंग चैप्टर को मैं निकाल लिया हूँ अपने पीपीटी में भी, ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। ये पीपीटी ऑलरेडी भेजा होगा, नहीं भेजा होगा तो मैं भेज दूंगा रेगुलेशन वाला में। जस्ट अ सेकेंड। देखो ऐसा है कि ड्रम जो होते हैं वो चार प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं। ड्रम जो होते हैं वो चार प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं। और डीजे देशमुख में मिलेगा सर ये? जी बिल्कुल नहीं मिलेगा, डीजे देशमुख में नहीं मिलेगा। कोई अच्छा किताब में मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। इतना डिटेल में पूछता है, कभी कभार पूछता है।
तो फिर ये किताब कौन सा किताब में मिलेगा सर? एस घातक नाम का एक किताब आता है, एस घातक नाम का एक किताब आता है, उस किताब में आपको ये मिलेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो एस घातक साहब का जो किताब है उसको आप पढ़ सकते हैं डिटेल के लिए, लेकिन अगर नहीं उतना डिटेल में पढ़ सकते कोई बात नहीं, हम हैं आपके लिए। पहले ड्रम को आप देखिए, ड्रम को देखने के बाद कल्पना कीजिए कि आपको कौन सा फिगर दिमाग में आ रहा है, आपको कौन सा फिगर दिमाग में आ रहा है ड्रम वाला, देख के बताइएगा। बचपन में कैंडी खाते थे यार, बचपन में एक चॉकलेट खाते थे, वही वाला देख के आपको दिमाग में आ रहा होगा। पहला वाला जो फिगर है उसको देख के, ठीक है, कुछ उस टाइप का दिमाग में होगा। दूसरा वाला को देख के बताइए कुछ कौन सा फिगर आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ ऐसा फोटो आ रहा है दिमाग में? चलिए, पहला वाला जो है ना, ये एक चॉकलेट जैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है? चॉकलेट जैसा दिख रहा है। दूसरा वाला है, अगर हम इसको बीच से डिवाइड कर दें तो आपको देख के लगेगा ये वो अचार का डब्बा है, ये वो अचार का डब्बा है, दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया है। अचार का डब्बा लग रहा होगा, देखिए जो जो छत पे सुखाते थे और आप लोग जाके खा लेते थे, तो वही वाला अचार का डब्बा लग रहा है ये। देखिए, ये दूसरा अचार का डब्बा लग रहा है, ये दूसरा अचार का डब्बा लग रहा है। ये अब पहला अचार का डब्बा, ये दूसरा अचार का डब्बा, दोनों अचार का डब्बा लेटा हुआ है और दोनों को ज्वाइन कर दिए हैं। पहला वाला आपको कुछ कैंडी टाइप का फील आ रहा होगा कि हाँ ये तो चॉकलेट जैसा लग रहा है। चलिए कोई नहीं, ये दो आपने देख लिया। इसके बाद ये दोनों को देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये सिलिंड्रिकल ड्रम है और ये कॉनिकल ड्रम है। एक एक को मैं सबके बारे में बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, पहले आप देखिए, पहले आप देखिए, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, सबसे पहले ये जो है ये सिलिंड्रिकल ड्रम है। कौन सा ड्रम है भाई? ये आपका जो स्क्रीन पे दिख रहा है लेफ्ट साइड में जो पहला फोटो है, ये आपका कौन सा ड्रम है सर? ये आपका सिलिंड्रिकल ड्रम है। सिलिंड्रिकल ड्रम का क्या काम होता है इसको भी समझा देता हूँ मैं। सिलिंड्रिकल ड्रम बेसिकली, सिलिंड्रिकल ड्रम इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मल वाइंडिंग सिस्टम में। सिलिंड्रिकल ड्रम, देखिए पहले नाम समझिए, ड्रम चार प्रकार के होते हैं, ड्रम का जो स्ट्रक्चर है वो चार प्रकार का होता है। एक होता है सिलिंड्रिकल ड्रम, दूसरा होता है कॉनिकल ड्रम, तीसरा होता है सिलिंड्रो कॉनिकल ड्रम और चौथा होता है बाई सिलिंड्रिको ड्रम। ठीक है, ये चार प्रकार के ड्रम होते हैं, चार प्रकार के ड्रम होते हैं। ठीक है, एक सेकंड पेन नहीं चल रहा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सबसे पहले हम आते हैं सिलिंड्रिकल ड्रम में, सबसे पहले हम सिलिंड्रिकल ड्रम में आते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल ड्रम अगर आप गौर से देखेंगे ना तो ये एकदम बिल्कुल एक सिलेंडर जैसा है, बस इसमें साइड में देखेंगे थोड़ा सा निकला हुआ हिस्सा है। मैं दिखाता हूँ आपको फोटो में, उसके बाद मेरा डायग्राम खराब है, बहुत घटिया है मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखिए फोटो देख लीजिए पहले इसको, ये पहला वाला जो फोटो है जिस पर मैं अभी क्रसर घुमा रहा हूँ इसको देख लीजिए, देख लिए। अब वापस से इसी फोटो पे आइए, तो यहाँ पे ये जो साइड वाला है ना, ये जो साइड वाला है, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लैंज। क्या बोलते हैं? फ्लैंज कहते हैं, फ्लैंज। फ्लैंज का क्या मतलब होता है? फ्लैंज का मतलब होता है कि अगर आप रस्सी लपेट रहे हैं तो रस्सी छलक गया, छलक गया मतलब स्पिन हो गया, तो ये इस फ्लैंज से बाहर नहीं आएगा, इस फ्लैंज से बाहर नहीं आएगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको फ्लैंज कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको फ्लैंज कहा जाता है। यहाँ पे भी आप देखिएगा तो आपको कुछ उसी प्रकार का स्ट्रक्चर दिमाग में आएगा। सिलिंड्रिकल ड्रम का सबसे पहले बात है कि इस्तेमाल कहाँ करते हैं सिलिंड्रिकल ड्रम का, बेसिकली इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो देखिए जो लो डेप्थ वाला डेप्थ होता है, वो लो डेप्थ वाला जगह होता है, उस जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिलिंड्रिकल ड्रम का। ठीक है, दिमाग में रहेगा। चलिए, तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि भैया ड्रम जो है वो चार प्रकार का होता है, पहला सिलिंड्रिकल, दूसरा कॉनिकल, तीसरा आपका बाई सिलिंड्रो सिलिंड्रो कॉनिकल और चौथा होता है बाई सिलिंड्रो कॉनिकल। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आपको सिलिंड्रिकल ड्रम के बारे में बताया हमने। क्या बताया? सिलिंड्रिकल ड्रम जो होता है, एक सेकेंड, चल रहा है नहीं बीच में, चल रहा है तो बड़ा गंदा चल रहा है, कोई बात नहीं। सिलिंड्रिकल ड्रम क्या होता है सर? सिलिंड्रिकल ड्रम एक ऐसा ड्रम होता है जिसको हम लोग लो डेप्थ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद लो डेप्थ में इसको इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसका स्पीड भी लो होता है, तो लो स्पीड जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे कम वजन उठाना होता है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लो वजन उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लो वेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप याद कर लीजिए। सिलिंड्रिकल ड्रम उस जगह पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे लो डेप्थ हो, लो स्पीड हो, लो वेट हो, वहाँ पे हम सिलिंड्रिकल ड्रम का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड में आते हैं कोनिकल ड्रम, सेकंड में आते हैं कोनिकल ड्रम। कोनिकल ड्रम क्या होता है सर? इसको समझते हैं। देखो कोनिकल ड्रम ऐसे जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे लो डेप्थ हो,
ये सब कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा। एस घातक साहब का किताब जो कि स्पेशली वाइंडिंग और हॉलेज के ऊपर लिखा गया है, उसको अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ते हैं तब जाके आपको ये निचोड़ मिलेगा। कोई बात नहीं। लो डेप्थ में हम इस्तेमाल करते हैं कॉनिकल ड्रम का। इसके बाद लो स्पीड नहीं, इसमें हाई स्पीड हो जाएगा, सॉरी, इसमें हाई स्पीड में इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, लो वेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लो वेट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको लिख लीजिए। देखिए, अभी आपको हम समझाना चाह रहे हैं दो चीज, समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या बोला, कौन सिलिंड्रिकल ड्रम बोला। सिलिंड्रिकल ड्रम के बारे में हमने क्या बताया, लो डेप्थ में इस्तेमाल करते हैं, लो स्पीड में इस्तेमाल करते हैं, लो वेट में इस्तेमाल करते हैं। फिर आपको हमने क्या बताया, हमने आपको सिलिंड्रिकल ड्रम बताया। सिलिंड्रिकल ड्रम के बारे में हमने क्या बताया, सिलिंड्रिकल ड्रम के बारे में बताया कि जहाँ पे लो डेप्थ का जरूरत पड़ता है उस जगह पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जहाँ पे आपका हाई स्पीड का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे लो वजन उठाना हो उस जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, सिलिंड्रिकल, कॉनिकल का। तो सिलिंड्रिकल और कॉनिकल आपका स्पष्ट हो गया। कॉनिकल कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप लट्टू को देखिएगा ना, लट्टू, लट्टू का जो हिस्सा होता है नीचे वाला, लट्टू का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, कुछ उस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। कोई बात नहीं भाई, आज दबा के पेन धोखा दे रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा ऐप निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो हो गया। आप लट्टू देखे हैं सर, लट्टू, लट्टू में बचपन में तो आप लट्टू खेले ही होंगे, है ना। तो लट्टू में क्या होता है, कुछ इस प्रकार का खांचा बना रहता है जिसपे आप रस्सी लपेटते हैं, है ना। अलग बात है कि उसके बाद हाथ में भी ले सकते हैं आप लट्टू को। तो किसी इस प्रकार का ढांचा बना रहता है। तो ये आप देखेंगे ना, तो ये आपको थोड़ा कॉनिकल टाइप का लगेगा। कैसा लगेगा, कॉनिकल टाइप का लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही कॉनिकल ड्रम होता है। आप अगर फोटो को देखिएगा तो बिल्कुल ऐसा ही कॉनिकल ड्रम आपको देखने को मिलेगा। तो लट्टू का जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, लट्टू का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको आप कट कर दीजिए और इसको देखिए, ठीक है। तो दोनों कॉर्नर आपका थोड़ा कॉनिकल टाइप का दिखेगा, दोनों कॉर्नर थोड़ा कॉनिकल टाइप का दिखेगा। अलग बात है, बाद में तो फ्लैंज रहेगा ही, ताकि रस्सा जो है वो सही से लपटाए। अब फोटो देखिए, आपको बिल्कुल उसी टाइप का दिखेगा। तो ये हो गया कॉनिकल, ठीक है। चलिए अब आते हैं सिलिंड्रोकॉनिकल और बाई सिलिंड्रोकॉनिकल, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, सिलिंड्रोकॉनिकल का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, लेकिन बाई सिलिंड्रोकॉनिकल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। समझते हैं इसको, सिलिंड्रिकल और बाई सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रोकॉनिकल और बाई सिलिंड्रोकॉनिकल, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, देखिएगा ये फोटो दिख रहा है आपको लेफ्ट वाला, ठीक है, लेफ्ट वाला राइट वाला बोलेंगे, क्योंकि क्रसर में आपको घुमाऊंगा आपको पता चलेगा। जस्ट अ सेकेंड, पहले देख लेता हूँ सब सही है ना, ठीक है। देखो, रात के अभी 11:30 बज रहे हैं, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि यार थोड़ा सा ना टाइम का बड़ा समस्या हो जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं चूंकि आपको क्लास बोला हूँ तो कभी भी कराऊँ मैं कराऊंगा, ठीक। चल कोई नहीं, आते हैं आगे। तो सिलिंड्रोकॉनिकल ड्रम ये क्या होता है सर, और ये जो बायो सिलिंड्रोकॉनिकल ड्रम है ये क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो हम लिखते जाएंगे, आपको नोट करते जाना है। सिलिंड्रोकॉनिकल ड्रम, ठीक है। और एक तरफ क्या है, बाई सिलिंड्रोकॉनिकल ड्रम, बाई सिलिंड्रोकॉनिकल ड्रम। देखो भाई, जो सिलिंड्रोकॉनिकल ड्रम होता है इसको हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं। इसको कितना यूज करते हैं, कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाई सिलिंड्रोकॉनिकल जो ड्रम है इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब ज्यादा भी इस्तेमाल करते हैं तो हर जगह करेंगे नहीं, इसको हम करते हैं मॉडरेट डेप्थ में। मॉडरेट डेप्थ जब रहता है तो उस कंडीशन में हम लोग सिलिंड्रोकॉनिकल ड्रम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कभी हाई डेप्थ होता है ना, हाई डेप्थ होता है या फिर डीप माइंस होता है, उस जगह पे हम लोग बाई सिलिंड्रोकॉनिकल का इस्तेमाल करेंगे। ये सब जितना लिखवा रहा रट लीजिएगा, 2-3 पॉइंट से ज्यादा कोई किताब में नहीं मिलेगा। चलिए, और आपसे पूछेगा भी नहीं। कम इस्तेमाल होता है सिलिंड्रोकॉनिकल ड्रम, बाई सिलिंड्रोकॉनिकल ड्रम ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सिलिंड्रोकॉनिकल ड्रम मॉडरेट डेप्थ वाले सिम में इस्तेमाल किया जाता है, बाई सिलिंड्रोकॉनिकल ड्रम ज़्यादा डेप्थ वाला माइंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो स्पीड होता है वो रिलेटिवली रिलेटिवली लो होता है एज कम्पेयर टू किसका, बाई सिलिंड्रो से अगर मैं कंपेयर करूँ तो रिलेटिवली लो होता है। लेकिन बाकी दूसरा से कंपेयर करूँ अगर सिलिंड्रिकल से, है ना, या कॉनिकल से, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे बात करूँ तो इसका स्पीड भी हाई होता है, इसका हाई स्पीड जनरेट कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, मॉडरेट वजन उठा सकते हैं, ना ज़्यादा ना कम।
लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा वजन उठा सकते हैं, यानी कि हाई वेट हम उठा सकते हैं, हाई वेट उठा सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिफरेंस। आप इस चीज़ को बड़ा ही गौर से देख लीजिएगा। अब मैं फोटो आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए लेफ्ट में आपका फोटो है सिलेंडर कॉनिकल ड्रम का, राइट में फोटो है बाई सिलेंडर कॉनिकल ड्रम का। आप चाहें तो डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं, मैं इसको भेज दूंगा, इसमें सीएमआर वाला भी सारा प्रोविजन है। ठीक है, चलिए ये जो फ्रेम है इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। जो हेड गियर होता है, हेड गियर का फ्रेम होता है, देखिए दो टाइप का मैं यहाँ दिखा हूँ, तीन टाइप का मैं पढ़ा हूँ, 6 लेग 4 लेग और ए टाइप, यहाँ पे फोटो दिया हुआ है। चलिए अब मैं आता हूँ थोड़ा सा और आगे। तो चूंकि चैप्टर नंबर आपको मैं 12 पढ़ा रहा था, तो 12 में, चैप्टर नंबर 12 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रेडरिक, फ्रेडरिक, सॉरी, फ्रेडरिक, FREDRIC, फ्रेडरिक कूपे। क्या नाम है? फ्रेडरिक कूपे। ये जो नाम है ये एक साइंटिस्ट है। इन साइंटिस्ट ने खोज किया है फ्रिक्शन वाइंडिंग का, या यूं कहें इसीलिए इनका नाम दिया गया है कूपे वाइंडिंग। यानी कि अगर मैं फ्रिक्शन वाइंडिंग कहूं, अगर मैं फ्रिक्शन वाइंडिंग कहूं या मैं कूपे वाइंडिंग कहूं, ये दोनों एक ही चीज है। ये क्या है? ये दोनों एक ही चीज है। फ्रिक्शन वाइंडिंग कहूं या कूपे वाइंडिंग करो, ये दोनों मेरा एक ही चीज है। अब यहाँ पे एक टर्म आपको समझना पड़ेगा। एक होता है फ्रिक्शन पुली, एक होता है फ्रिक्शन पुल्ली। फ्रिक्शन पुल्ली कहाँ लगाया जाता है? तो कूपे वाइंडिंग में फ्रिक्शन पुल्ली का इस्तेमाल होता है। कूपे वाइंडिंग में फ्रिक्शन पुल्ली का इस्तेमाल होता है। अब एक एक चीज मैं आपको बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, जो आपके पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी कॉन्सेप्चुअल है वो सब मैं बताता जाऊंगा। अभी आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाना है, ठीक है? चलिए, और नोट करते जाना है अगर कर पाएंगे तो। ओके, चलो जस्ट अ सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि जो ड्रम वाइंडिंग और फ्रिक्शन वाइंडिंग है, उसमें ड्रम वाइंडिंग जो है वो सिंपलेस्ट तरीका होता है। ड्रम वाइंडिंग क्या माना जाता है? ड्रम वाइंडिंग आपका सिंपलेस्ट तरीका होता है, ये इसको सिंपल माना जाता है। सिंपल के साथ साथ इसको माना जाता है कि ये बहुत अर्लीस्ट है, मतलब बहुत पहले हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद माना जाता है कि ये जो है आपका सस्ता भी है कंपेयर टू फ्रिक्शन वाइंडिंग, इसको सस्ता भी माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ चीज़ इसमें लिखा गया है। ठीक है, अभी हम एक चीज़ को समझते हैं। अगर मान के चलिए एक केज है, ठीक है, ये केज जाके ड्रम में लपेटा जा रहा है, यहाँ तो आपको समझ में आता है। लेकिन ये केज इधर जा रहा है, तो ड्रम में लपेटने के बाद एक रस्सा होता है जो इसको बैलेंस करने का काम करता है, इसके वजन को बैलेंस करने का काम करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टेल रॉप। तो कुल मिलाकर के टेल रॉप क्या होता है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये दोनों जगह आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। टेल रॉप, जस्ट, टेल रॉप क्या होता है? तो ट्रेल रोप एक ऐसा रस्सा होता है जो वेट को बैलेंस करने का काम आता है। किसको? वेट को बैलेंस करने का काम आता है। जो आपका केज है, केज में जो वजन है या केज का जो वजन है, उस केज का वजन को बैलेंस करने का काम आता है आपका टेल रॉप। ठीक है, तो टेल रॉप क्या होता है? टेल रॉप बेसिकली एक ऐसा रस्सा होता है जो केज को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, चलिए इसको, चलिए इतना क्लियर है। मैं किताब रख लेता हूँ सामने ताकि कुछ पॉइंट मिस ना हो जाए मेरे से। ओके, चलिए, ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए एक एक लाइन को मैं पढ़ता जाऊंगा, जो जो मैंने इम्पोर्टेंट डाल के रखा पहले से, ताकि आपको समय ना बर्बाद हो, और मैं समझाता जाऊंगा। ओके, बैलेंसिंग टेल रॉप में भी यूज्ड, बैलेंसिंग टेल रॉप में भी यूज। एक होता है हॉस्टिंग रॉप, हाँ चलिए समझ गए। एक होता है हॉस्टिंग रॉप और एक होता है टेल रॉप। एक होता है हॉस्टिंग रॉप, एक होता है टेल रॉप, एक होता है गाइड रॉप। सब रस्सा एक बार में समझ लो यार, झंझट खत्म करो। देखो हॉस्टिंग रॉप क्या होता है, मान के चलिए केज है, केज में एक रस्सा बांधा हुआ है, जो इस रस्सा, जो केज को खींच रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? हॉस्टिंग रॉप। हॉस्टिंग रॉप क्या एक होता है केज में? ना 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 ना, ऐसा ना समझना, सिर्फ एक होता है।
2 हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। 3 हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। 4 हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। 5 हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। 6 हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन 5 और 6 वाला रेयर केस में होता है। जनरली या तो 2 या तो 4, या तो 2 या तो 4। यानी होस्टिंग रॉप जनरली 2 या 4 होता है, 2 या 4 होता है, 2 या 4 होता है। आप कहेंगे कि सर 2 या 4 क्यों? अगर हम एक ही रस्सा मोटा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, वजन उठा लेगा। 2-4 करने का ज़रूरत क्या है? देखो, अगर हम 2-4 करते हैं ना तो समझ के चलते हैं। मान के चलिए ये केज है, इसमें 4 रस्सा बंधा हुआ, 1, 2, 3, 4। अभी क्या होगा, मान के चलिए अल्टरनेट कोई भी रस्सा टूटा, तो टूटेगा ना तो ये केज पूरी तरह से नहीं गिरेगा। इसीलिए इसमें हम लोग पतला-पतला इस्तेमाल करते हैं। तो डीजीएमएस ये कहता है कि आप एगो मोटा रस्सा इस्तेमाल करने के जगह पे आप पतला-पतला बहुत सारा रस्सा का इस्तेमाल करिए। उससे क्या होगा, वेट डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अगर एक रस्सा टूट भी जाता है तो आपका केज जो है वो सही सलामत रहेगा। तो ऐसे रस्सा जो कि केज को बांध के वजन खींचने का काम करता है, ऐसे रस्सा को कहते हैं होइस्ट रॉप। अब टेल रॉप क्या होता है? देखिए, जब कभी केज ऊपर जाता है तो एक रस्सा लटका रहता है उसी में। ये रस्सा क्या करता है, उस केज के वेट को बैलेंस करने का काम करता है। ऐसे रस्से को आप टेल रॉप कहते हैं। कभी कभी ये केज के ही नीचे लगा दिया जाता है और कभी कभी गियर के साथ, पुल्ली के साथ अटैच करके पूरा सिस्टम रहता है, तो टेल रॉप कहते हैं। कुल मिलाकर के नहीं समझ में आ रहा, बस इतना समझिए, टेल रॉप वेट को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। एक होता है गाइड रॉप। गाइड रॉप क्या होता है? गाइड रॉप जो केज है उसके चारों कॉर्नर पे या 6 कॉर्नर पे 4 या 6 लगाया जाता है, जो वो गाइड करता है। ठीक है, गाइड रॉप रिजिड भी हो सकता है, गाइड या फिर रॉप भी हो सकता है। अगर रॉप रहेगा तो उसे रिजिड कहेंगे। बाकी आप मेरा चैप्टर अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि गाइड 2 प्रकार के होते हैं, रिजिड वाला होते हैं, रॉप वाला होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है। ठीक है, सेफ्टी हुक तक के बारे में डिटेल में बताया है, तो आप जरूर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे देखिए जाके। चलिए, इसके बाद एक होता है ग्रूव। ग्रुप क्या होता है समझिएगा, जो मैंने आपको सिलेंडर बताया, जो भी मैंने आपको ड्रम बताया, उस ड्रम में ना घाट बना रहता है। क्या बना रहता है? घाट बना रहता है। ये जो घाट रहता है वो रस्सा पे पूरा फिट बैठ जाता है, यानी रस्सा इस पे पूरा फिट बैठ जाए उतना ही बड़ा घाट बना रहता है। रस्सा का जो मोटाई है उतना ही बड़ा घाट बना रहता है। घाट क्यों बना रहता है? ताकि रस्सा का स्पिनिंग ना हो, रस्सा का स्पिनिंग ना हो, रस्सा का गांठ ना पड़े, रस्सा फंस ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास तार वाला ईयरफोन होगा तो कभी कभी देखते हैं वो निकालते हैं बैग से और फंस जाता है, उसको छुड़ाने में बड़ा मगजमारी करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे घाट ना बनाऊं, जो आपका ड्रम है उस पर घाट ना बना रहे, तो वो सही जगह बैठेगा नहीं। उससे क्या होगा, रस्सा उलझ जाएगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, स्लिप कर जाएगा, ऐसा बहुत सारा चीज हो सकता है। इसीलिए घाट बना देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब कभी भी वाइंडिंग इंजन बैठाया जाता है, बात है वाइंडिंग इंजन पे। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर में दिया वैसे वैसे पढ़ा रहे हैं। महामैराथन कराएंगे तो एक बार में पूरा निपटा देंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका वाइंडिंग इंजन या रस्सा, जो भी कहिए, वाइंडिंग इंजन या रस्सा जब कभी भी डिसाइड किया जाता है तो उसमें देखा जाता है सबसे पहले एक्सेलरेशन पीरियड ड्यूरिंग विच वाइंडर रीचेज मैक्सिमम स्पीड पहुंचने में पहुंचने में समय, जो समय लगा। इसके बाद एक होता है आपका एक्सेलरेशन पीरियड विच रिवॉल्यूशन ऑफ द वाइंडर आर कांस्टेंट, जब कांस्टेंट स्पीड में थे। समझाएंगे एग्जांपल से, डोंट वरी। इसके बाद रिटार्डेशन पीरियड व्हेन वी गो टू a speed to constant to या सम स्पीड टू जीरो या रेस्ट। ठीक है, अब इसको समझिएगा एग्जांपल से। मान के चलिए आपको जाना है कहीं पे 20-25 किलोमीटर दूर, मान के चलिए आपको अपना मामा घर जाना है। आपका घर से आपका मामा घर जो है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर कोई दूरी है। तो सवाल ये है कि क्या आप जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो अचानक से गाड़ी 60 का स्पीड पकड़ लेगा? गाड़ी में चाबी घुमाए, किक मारे तो सीधा 60 का स्पीड पहुंच जाएगा? नहीं, उसको थोड़ा समय लगेगा। आप अपना गली मोहल्ला का रोड में है तो क्या गली मोहल्ला का रोड में आप 60-70 का स्पीड पे चला सकते हैं गाड़ी? नहीं चला सकते भाई। आप गली मोहल्ला में कहीं 10 का स्पीड पे चलाइएगा, कहीं 20 का स्पीड पे चलाइएगा, कहीं 30 जाएगा, कहीं 40 जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, कुछ ऐसा ही स्पीड होगा। फिर जब हाईवे पकड़िएगा तो 70-80 नाप दीजिएगा। फिर जब बस्ती वाला रोड पकड़ लीजिएगा, मामा घर पहुंचने वाले रहेंगे तो फिर धीरे हो जाएगा। फिर मामा घर जा गाड़ी रुक जाएगा। तो यही होता है सर। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि कभी मैक्सिमम स्पीड पहुंचने में जो समय लग रहा है, ये वाला एक समय हो गया। एक कांस्टेंट स्पीड पे चले होंगे, ये एक समय है। और उसके बाद जब जीरो रेस्ट पे जा रहे होंगे, मतलब गाड़ी रुक के बंद हो रहा होगा, उतना दूर तक का जो समय है, अगर गाड़ी आप लगातार चला रहे, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है।
ऐसा ही होता है ना। स्टार्ट टू रेस्ट तक में यही तीनों पीरियड इन्वॉल्व होता है, मतलब एक बार वाइंडिंग सिस्टम चला तब से लेकर के जब रुका उसके बीच में यही होता है। क्या होता है सर? एक तो सबसे पहले कांस्टेंट स्पीड में या स्टार्टिंग से कुछ स्पीड पकड़ा मैक्सिमम स्पीड, फिर कुछ लगातार कांस्टेंट दूरी पे वो चल रहा होगा, कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा होगा, फिर वो धीरे धीरे जीरो हुआ होगा। यही तीन चीज होता है, ठीक है, यही चीज तीन चीज होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं वाइंडिंग साइकिल ऑफ ए वाइंडर। इसको हम क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वाइंडिंग साइकिल ऑफ ए वाइंडर। वाइंडिंग साइकिल ऑफ ए वाइंडर बराबर आप इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन पीरियड, एक्सेलरेशन पीरियड ऑफ वाइंडर, ऑफ वाइंडर टू रीच मैक्सिमम स्पीड, टू रीच मैक्सिमम स्पीड। पहले ये हो गया, इसके बाद एक्सेलरेशन पीरियड दूसरा भी हो जाएगा, प्लस यहाँ करेंगे, फिर एक्सेलरेशन पीरियड ऑफ, सब दोनों को जोड़ रहे हैं, ऑफ वाइंडर टू रीच या ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड में भी कुछ चला होगा, कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट वाला, फिर प्लस करेंगे, इसके बाद रिटार्डेशन टाइम। इसके बाद क्या होगा? रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड जब घटता है तो उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, धीरे धीरे कम हो रहा है स्पीड, तो रिटार्डेशन पीरियड ऑफ वाइंडर टू रीच जीरो या रेस्ट, जीरो या रेस्ट। ये तीनों को जब आप जोड़ दीजिएगा तो इसको कहा जाएगा वाइंडिंग साइकिल ऑफ ए वाइंडर। इसको क्या कहा जाएगा? वाइंडिंग साइकिल ऑफ ए वाइंडर कहा जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। बस यही वाला, ठीक है, यही वाला पूरा का पूरा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। चलिए अभी एक चीज और इन्वॉल्व होता है, अगर हम पूलेंगे तो एक चीज और इन्वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं डेकिंग पीरियड, डेकिंग पीरियड। अभी डेकिंग पीरियड क्या होता है? डेकिंग पीरियड होता है जितना आदमी को चढ़ने में उतरने में या सब समय लग रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? ड्यूटी साइकिल ऑफ ए वाइंडर। अब जब इस चौथा वाला पॉइंट को जोड़िएगा ना, चौथा वाला अगर जोड़ दीजिएगा तो इसको जोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये ड्यूटी पीरियड हो जाएगा, ड्यूटी पीरियड ऑफ ए वाइंडर, ऑफ ए वाइंडर, ये हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, अब इसको ऊपर से फिर से एक बार देखिए। वाइंडिंग साइकिल में क्या होता है? सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद मैक्सिमम स्पीड पे जाते हैं, फिर कांस्टेंट पे आता है, फिर धीरे धीरे वो जीरो हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वाइंडिंग साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या होता है? बीच में गाड़ी उतार रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, आदमी चढ़ रहा है, उतर रहा है, ये सब सब क्या मिला के क्या हो जाएगा? ये आपका डेकिंग पीरियड हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें देखिए दो चीज का जिक्र किया गया जो हम पहले बताए हैं, कोई बात नहीं। एक होता है स्टैटिक टॉर्क, एक होता है आपका डायनेमिक टॉर्क। तो टॉर्क बेसिकली क्या है समझते हैं यार। टॉर्क का मतलब होता है लोड, वजन, टेंशन। इसको आप समझ सकते हैं टॉर्क। टॉर्क बेसिकली क्या है? वजन, लोड, टेंशन। अगर रुका हुआ है उस पर जो वजन पड़ रहा है तो उसको हम लोग इसको समझ लीजिए, समझने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ पे एक ही मतलब हो जाएगा। अगर रुका हुआ है उस पर जो वजन पड़ रहा है स्टैटिक हो गया। डायनेमिक मतलब लगातार चल रहा उतर रहा, चल रहा उतर रहा, उसमें जो वजन पड़ रहा है उसको आप डायनेमिक कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा और जाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। एक एक देखिए, अगर मान के चलिए एक सिलेंडर है, ये क्या है सर? ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर नहीं इसको बोलिए एक ड्रम है, ठीक है। अलग बात है एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, एक क्या है? एक सिलेंड्रिकल ड्रम है। एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, सिंपल समझिए इसको, अच्छा रहेगा। एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल ड्रम है। जो जो पॉइंट लिखवाते जा रहे, किताब में भी ऐसे दिया है भाई, इधर उधर से दिया है, सीक्वेंस नहीं है कुछ, लेकिन हम उसी को फॉलो कर रहे हैं डीजे देशमुख को, इसीलिए ऐसा बता रहे हैं। ये क्या है सर? ये आपको देख रहे हैं कि ये एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, सिलेंड्रिकल ड्रम है। तो डीजे देशमुख साहब का कहना है कि अगर आप सिलेंड्रिकल ड्रम चला रहे हैं तो ड्रम में एक शाफ्ट होगा, यानी कि रॉड होगा, इधर भी एक रॉड होगा। तो डीजे देशमुख साहब का कहना है कि अगर आप सिलेंड्रिकल ड्रम चला रहे हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल चला रहे हैं ड्रम, और ये अगर स्टीम इंजन से चला रहे हैं, अगर आप स्टीम इंजन से चला रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप इसमें दोनों साइड इंजन लगा दें, एक इंजन इस साइड में और एक इंजन इस साइड में। ऐसा डीजे देशमुख साहब का कहना है, ठीक है। ऐसा डीजे देशमुख साहब का कहना है कि अगर आप
हमने क्या कहा समझिएगा। ऐसा पूछ सकता है कि बताओ अगर सिलिंड्रिकल ड्रम है और स्टीम इंजन से चल रहा है तो नंबर ऑफ इंजन कितना होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए। समझ जाइएगा, 2 होना चाहिए। बाकी के केस में ऐसा नियम नहीं है, बट इसके केस में नियम है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता तो भी नियम नहीं होता। तो सिलिंड्रिकल ड्रम है, उसके बाद अगर ये स्टीम इंजन से चल रहा है तब इसके दोनों तरफ, दोनों शाफ्ट में इंजन लगाना मैंडेटरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो ये एक पॉइंट हो जाएगा, इसको आप जैसे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। एक ट्विन सिलेंडर इंजन यूज किया जाता है जब स्टीम इंजन से इस्तेमाल कर रहे हैं और सिलिंड्रिकल ड्रम, ठीक है। चलिए, ओके, चलिए। इसके बाद फ्रिक्शन वाइंडिंग। फ्रिक्शन वाइंडिंग मैं आपको पढ़ा रहा था, इधर उधर चला जा रहा हूँ बार बार। फ्रिक्शन वाइंडिंग को आपने क्या कहा? फ्रिक्शन वाइंडिंग को आपने कहा कि इसको कूपी वाइंडिंग भी कहते हैं। कूपी वाइंडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि फेडरिक साहब इसके इन्वेंटर थे, इसीलिए इसको ये वाइंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो कहा गया है कि अगर आप मेन वाइंडिंग कह रहे हैं, एक होता है मेन वाइंडिंग, एक होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग, अब ये दोनों क्या चीज़ है इसको समझिएगा। आपको लगेगा अगर हम आपको बोलेंगे बताओ आदमी किस में चढ़ेगा, तो आप बोलेंगे मेन वाइंडिंग में। नहीं, ऐसा नहीं है। ये MAN वाला नहीं है सर, ये MAIN वाला है। एक होता है मेन शाफ्ट, एक होता है ऑक्सिलरी शाफ्ट। एक होता है मेन शाफ्ट, एक होता है ऑक्सिलरी शाफ्ट। खैर उतना डिटेल में नहीं जा रहा है। एक होता है मेन वाइंडिंग, एक होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। तो मेन वाइंडिंग जो है MAIN, मेन वाइंडिंग वाला, इसमें हम क्या करते हैं? मिनरल या मटेरियल का सप्लाई करते हैं। किसका सप्लाई करते हैं? मिनरल या मटेरियल का। और ऑक्सिलरी वाला से आदमी का सप्लाई करते हैं, मैन का सप्लाई करते हैं, मैन पावर का सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वाइंडर का बात नहीं कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हम मेन वाइंडिंग का, ठीक है। क्या मेन वाइंडिंग में एक पॉइंट है जो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। पॉइंट है कि अगर आप मेन वाइंडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो मेन वाइंडिंग वाला रस्सा होता है, मेन वाइंडिंग रॉप, हुज आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट वेरीज बिटवीन 185 डिग्री से लेकर के 230 डिग्री, है ना, जिसका डिज़ाइन पे डिपेंड करतेगा। ये किसके केस में? ये फ्रिक्शन वाइंडिंग के केस में। फ्रिक्शन वाइंडिंग के केस में, फ्रिक्शन वाइंडिंग के केस में हमने क्या बताया? अगर फ्रिक्शन वाइंडिंग के केस में भी मेन वाइंडिंग अगर आप कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो आपका आर्क बनेगा रस्सा के साथ, जो रस्सा आर्क बनाएगा, वो आर्क 185 से 230 डिग्री बनाएगा। अब ये आर्क क्या होता है समझिए सर, समझिएगा सर। ये आपका मान के चलिए पुल्ली है, तो पुल्ली में रस्सा चढ़ेगा, तो रस्सा को आप निकाल के देखिएगा तो कुछ ऐसा आर्क बनेगा। तो इस आर्क के बारे में बोला भैया कि इतना डिग्री तक ये कवर करेगा, ठीक है, उसके बारे में ये बताया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक टू एक, पॉइंट टू पॉइंट समझते चलते हैं। इसके बाद बोला गया एक टेल रैप इस्तेमाल किया जाता, तो चलिए तो बता ही दिया। फ्रिक्शन वाइंडिंग, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर पूछेगा फ्रिक्शन वाइंडिंग में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, फ्रिक्शन वाइंडिंग में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, तो याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है 0.2। 0.2 होता है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ रिलेशन है वो भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको, थोड़ा भी लगेगा लास्ट में रिकैप करा दूंगा तब समझ में आ जाएगा। अब देखिए फ्रिक्शन वाइंडिंग में जो रस्सा है, रस्सा ना कभी कभी स्लिप भी कर जाता है, व्हील है, व्हील पे स्लिप भी कर जाता है, ठीक है। तो T1 और T2 रेशियो इसमें समझिएगा। T1 क्या है? T1 बोला गया है टेंशन इन द रॉप इंटरिंग द व्हील, यानी कि मान के चलिए कोई व्हील है, इसमें कोई रस्सा जा रहा है, तो ये जो रस्सा जा रहा है, जब जा रहा होता है ना, उस टाइम जो इसका टेंशन होता है इसको T1 बोलते हैं। और उसके बाद टेंशन इन द रॉप लीविंग द रॉप, यानी कि मान के चलिए इस रस्सा व्हील को छोड़ रहा है, ये क्या है? व्हील है। उस टाइम इसका जो टेंशन होगा वो T2 कहलाएगा। जब निकल रहा है रस्सा उसमें से तब जो टेंशन है उसको T2 कहेंगे, और जब घुस रहा है तब जो टेंशन है उसको T1 कहेंगे। तो ये जो T1/T2 है, ये बोला गया है 1.5 से लेकर के 1.6 होता है फ्रिक्शन वाइंडिंग के केस में। किसमें? फ्रिक्शन वाइंडिंग के केस में 1.6 से लेकर के 1.5 से लेकर के 1.6 होता है, ठीक है। चलिए फ्रिक्शन वाइंडिंग में कुछ कुछ चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ता है ना। चलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा, अगर मान लीजिए टेल ड्रॉप कितना होता है, अगर हमको, हमने कहा कि बैलेंस करने के लिए हम लोग लगाते हैं
टेल ड्रॉप ओनली वन होता है, ठीक है। टेल ड्रॉप कितना होता है, टेल ड्रॉप ओनली वन होता है। टेल ड्रॉप क्या होता है, टेल ड्रॉप जो वेट को बैलेंस करता है उसे हम लोग टेल ड्रॉप कहते हैं, ठीक है। टेल ड्रॉप कहाँ लगाया जाता है सर, दोनों जगह लगाया जाता है, ड्रम वाइंडिंग हो फ्रिक्शन वाइंडिंग हो, दोनों जगह पे लगाया जाता है, ठीक। चलिए ओके, आगे बढ़ रहे हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट किताब के तरीके से आ रहे हैं, जैसे जैसे किताब में लिखा है, ठीक है। आते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कूपे वाइंडर। अब कूपे वाइंडर है सर, तो उसका तो टाइप हम पढ़ाएंगे ना। अगर आपको मैंने फ्रिक्शन वाइंडिंग पढ़ाया, कूपे वाइंडिंग बोलो या फ्रिक्शन वाइंडिंग बोलो, इसका कोई टाइप है जी, बिल्कुल टाइप है। इसका दो टाइप है सर। पहला टाइप है द ग्राउंड कोपे, द ग्राउंड कोपे, और दूसरा क्या है, दूसरा है द टावर कूपे। दूसरा कौन सा है, दूसरा है द टावर, अरे यार, द टावर कूपे। ये दो तरह का होता है सर, एक होता है द ग्राउंड कूपे, एक होता है द टावर कूपे, ठीक है। तो ग्राउंड कूपे क्या होता है, ग्राउंड कूपे एक ऐसा कूपे सिस्टम होता है, एक ऐसा फ्रिक्शन वाइंडिंग सिस्टम होता है जिसमें जो इंजन है वो ग्राउंड लेवल पे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। और बाकी बोला गया है द हेड गियर शिप्स आर सिचुएटेड वन अबव द अदर ऑन द हेड गियर, हेड गियर के ऊपर में एक के बाद एक सीब लगाया जाता है। मैं आपको फोटो दिखा के समझाने की कोशिश करता हूँ। और टावर कूपे के बारे में बोला गया है, वाइंडिंग इंजन जो है वो इरेक्ट कर दिया जाता है टावर शाफ्ट के ऊपर में। इसको हम लोग चलो ठीक है समझा देते हैं, समझिएगा। ग्राउंड सुप कूपे सिस्टम में क्या बोला, एक टावर है, ठीक। टावर में एक के बाद एक पुल्ली है, सीब है, एक सीब इधर है एक सीब इधर है, मतलब एक के बाद एक पुल्ली है, एक पुल्ली, उसके बाद दूसरा पुल्ली, एक क्या है पुल्ली है, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, सीब कहेंगे। एक के बाद एक सीब लटका दिया जाता है, एक के बाद एक सीब लटका दिया जाता है, और इसी सीब के कनेक्शन से एक कनेक्शन किया जाता है, और वो आपका इंजन में जाता है। वो किस में जाता है, इंजन में जाता है। और इंजन कहाँ बैठा रहता है, इंजन बैठा रहता है सरफेस में। तो जब सरफेस वाला बात करूंगा, ग्राउंड कूपे की बात करूंगा, ग्राउंड फ्रिक्शन वाइंडिंग की बात करूंगा, उसमें इंजन के बारे में बता रहा है कि वो ग्राउंड में है, इंजन जो है वो ग्राउंड में है। और दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है आपका टावर वाला। टावर वाला क्या होता है सर, टावर वाला में आपका कोई पुल्ली उल्ली नहीं रहेगा, एक पुल्ली रहता है, उसके बाद इसको डायरेक्टली जो मशीन है यानी जो इंजन है, वो इंजन हमारा टावर में लटका हुआ है, इंजन टावर में बांधा हुआ है सर। हमने क्या कहा, हमने फिर से एक बार बताते हैं। हमने कहा जो फ्रिक्शन वाइंडिंग होता है, अरे यार, जो फ्रिक्शन वाइंडिंग होता है, हमने इसके बारे में कहा कि जो फ्रिक्शन वाइंडिंग होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहले बताएं कि ग्राउंड वाला होता है ग्राउंड फ्रिक्शन वाइंडिंग, और दूसरा होता है टावर फ्रिक्शन वाइंडिंग। ग्राउंड वाला के बारे में हमने क्या बताया, जो इंजन है सर, इंजन हमारा ग्राउंड में लगा होता है, और पुल्ली जो टावर होता है, टावर में एक के बाद एक सीब लगा के हम लोग उसके टेंशन को कंट्रोल करते हैं। जबकि टावर वाला में क्या होता है, टावर में हमारा एक सीब रहता है यानी एक पुल्ली रहेगा, उसके बाद टावर में ही इंजन को हम फिट कर देंगे, टावर में ही इंजन को फिट कर देंगे ताकि वहीं से मेरा काम हो, ठीक है। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको टावर वाला फ्रिक्शन वाइंडिंग कहेंगे, टावर वाला फ्रिक्शन वाइंडिंग कहेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद बोला गया हेड गियर स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्गर बेस का जरूरत पड़ता है, सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आधा चीज जो इसमें लिखा है ना यार, हम पहले ही आपको पढ़ा दिए, क्या ही होता है। अब बोला गया है एडवांटेज क्या है, आप कूपे वाइंडिंग कर रहे हैं या फ्रिक्शन वाइंडिंग कर रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या है भैया, ये तो बताइए। तो बहुत फायदा है भैया, बहुत बहुत फायदा है। क्या फायदा है सर, पहला बात तो हेवी लोड हम उठा सकते हैं इससे, है। इससे क्या उठा सकते हैं, इससे हम हेवी लोड उठा सकते हैं, इससे हम हेवी लोड उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ये फायदा हो गया। दूसरा क्या हो गया, इसको हम लोग ज्यादा डेप्थ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा डेप्थ में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ड्रम वाइंडिंग का हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रम वाइंडिंग के केस में बोला गया है ना, जो डीप माइंस होता है, डीप शाफ्ट होता है, मल्टी लेयर जहाँ पे काम चल रहा है उस जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ड्रम वाइंडिंग जहाँ बार बार रुकना पड़ता है, उस जगह पे हम लोग ड्रम वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कूपे वाइंडिंग के बारे में बोला गया है, सिंपल होता है, कॉम्पैक्ट होता है, लाइट होता है, हल्का होता है ड्रम वाइंडिंग की तुलना में। इसका इनिशियल
जो खर्चा आता है बहुत कम आता है। तो कुल मिलाकर के कूपे वाइंडिंग सस्ता होता है, कूपे वाइंडिंग में कम खर्चा आता है। अब आप कहेंगे सर 2 गो केज लगा रहे हैं तो इसमें खर्चा कम कैसे होगा? देखो बाबू ऐसा है कि जो ड्रम वाइंडिंग होता है ना उसमें एगो केज लगा रहे हैं आप एगो केज लगा रहे हैं, उसी से आप लाना जाना कर रहे हैं। आप एगो केज लगा रहे हैं, मान के चलिए आपका घर में एक ठो गाड़ी, बोलेंगे एगो गाड़ी खरीदो, और आपका घर में 10 गो आदमी हो, फैमिली मेंबर हो, तो आप क्या कीजिएगा? आप 7 सीटर 8 सीटर खरीदिएगा, किसी तरह कोच काच के ले जाइएगा, कि आप छोटा मोटा ऑल्टो खरीदिएगा, बड़ा गाड़ी खरीदिएगा ना जी। बिल्कुल यही का केस है ड्रम वाइंडिंग के केस में। अब उसको बार बार आना जाना ना पड़े, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कैपेसिटी का इंस्टॉल किया जाता है, उसका इंजन भी और उसका केज भी। ठीक है, तो ड्रम वाइंडिंग थोड़ा महंगा पड़ जाता है, जिसके कारण उसका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। तो ये सब कुछ घाटा हो जाता है ड्रम वाइंडिंग में, और फ्रिक्शन वाइंडिंग में कुछ फायदा हो जाता है। ठीक है, छोटा मोटर होता है फ्रिक्शन वाइंडिंग में, सिंपल होता है, कॉम्पैक्ट होता है, लाइटर होता है, हल्का होता है, डीप माइंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ उसका बेसिक ये प्रॉपर्टी है, बेसिक एडवांटेज कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब एक बड़ी जबरदस्त चीज हम आपको लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा सर, इसको नोट कर लीजिएगा, VVI लगा के, किताब के अकॉर्डिंग ही हम जा रहे हैं। लिखिएगा, द स्कीप केज, द स्कीप केज does not the skip cage does not rest on the caps, the skip cape does not rest on the caps। ठीक है, केप्स में रेस्ट नहीं करता है स्कीप, मतलब स्कीप वाइंडिंग की बात करें, स्कीप वाइंडिंग में। ठीक है, बेसिकली इसके बाद एक स्कीप केप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, इतना डिटेल में खैर नहीं पूछना चाहिए, बट लिख दिया है तो हम आपको लिख दे रहे हैं, 6 से 7। स्कीप वाइंडिंग या स्कीप केज का अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें, स्कीप केज क्या होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्लासेस में, है ना। कुल मिलाकर के नीचे से ढक्कन खुलता है, मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिनरल ज़्यादा इसमें जाता है, इस्तेमाल हो सकता है, हैंडल हो सकता है, इसीलिए इसको स्कीप वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर एक और इसमें पॉइंट है कि जो फ्रिक्शन वाइंडिंग होता है, जो आपका फ्रिक्शन वाइंडिंग होता है, उस फ्रिक्शन वाइंडिंग में वर्टिकल शाफ्ट ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फ्रिक्शन वाइंडिंग का सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल शाफ्ट में इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम बोले इंक्लाइंड शाफ्ट, इंक्लाइंड शाफ्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ाए थे, कि थोड़ा सा इंक्लाइंड रहता है ना, थोड़ा सा क्या रहता है हमारा, इंक्लाइन टाइप का रहता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, इंक्लाइंड शाफ्ट कहते हैं, थोड़ा सा अगर इंक्लाइन रहता है तो उसे इंक्लाइंड शाफ्ट कहते हैं, जो कि मोसाबनी माइंस में है। उस जगह पे हम लोग ड्रम वाइंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिक्शन वाइंडिंग का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोला गया है अगर वर्टिकल शाफ्ट है तो उस कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है मज़ेदार, याद आता जा रहा, अच्छी बात है। फ्रिक्शन वाइंडिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, फ्रिक्शन वाइंडिंग शाफ्ट सिंकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है, शाफ्ट सिंकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो अगर आपसे पूछ देगा शाफ्ट सिंकिंग में कौन सा वाला वाइंडिंग का इस्तेमाल करेंगे, ड्रम या फ्रिक्शन, तो अब फ्रिक्शन आपको काट देना है, ड्रम वाइंडिंग आपको टिक मारना है। ठीक है, ड्रम वाइंडिंग आपको ट्रिक मारना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे, अगला टॉपिक आप बुक में देखिएगा तो मल्टी रॉप वाला मिलेगा, जो कि हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, अभी हमको कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। ठीक है, मल्टी रॉप क्या होता है सर, एक मान लीजिए केज है, उसमें एगो रस्सा बांधे, रस्सा टूट गया, पूरा केज गया तिलंडी में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो केज है उसको अलग अलग जगह से रस्सा में बांधते हैं, और ऐसा बांधते हैं कि जो वेट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसके लिए हम लोग लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो रस्सा होता है ना, इसका जो ग्रूव होता है, रस्सा का जो ग्रूव बना हुआ है, घाट बना हुआ है ना, ये रस्सा का डायमीटर के बराबर होता है, घाट बना होता है। ठीक है, चलिए, और ये जनरली हम लोग इवन नंबर पे बांधते हैं, मान के चलिए केज है, इसमें 4 कोना, एक कोना इधर, एक कोना इधर, एक कोना इधर, एक कोना इधर। अब अगर हम वजन बांधेंगे तो या तो 1 2 3 4 चार कोना में बांध देंगे, और अगर कोना में नहीं बांध सकते हैं तो बीच में हम डाल रहे हैं, तो एक इधर डाल रहे हैं तो एक इधर डाल रहे हैं, तो देखिए 6 हो गया, तो इधर भी डालेंगे इधर भी डालेंगे। अब आप जोड़ के देखिएगा तो 3 2 5 6 7 और एक 8, मतलब इवन नंबर ऑफ आ रहा है। तो इवन नंबर ऑफ ऐसा लगाते हैं ताकि वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर कुल मिलाकर के वजन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इवन ही होगा, आप सोच के देखिएगा, इवन ही होगा, जो वजन को पूरी तरह से अपने ऊपर उठा के रखता हो। ठीक है, चलिए, है ना, ओके। लेकिन मल्टी रॉप वाला भारत में बहुत
ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है मल्टी रॉप वाला, थोड़ा सा कम इस्तेमाल होता है, बट धीरे धीरे प्रचलन बढ़ रहा है ना। 2-3 रॉप वाला इस्तेमाल हुआ है, बट अब धीरे धीरे प्रचलन बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा रॉप वाला इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, मल्टी रॉप वाला का बहुत सारा फ़ायदा होता है सर। फ़ायदा यही होता है कि वजन वजन सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एगो टूटा है तो स्टैंड बाय रहता है बाकी सब। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 12 में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप खुद पलट के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, आपके काम का चीज़ नहीं है। बाकी सब न्यूमेरिकल जो है वो आपके लेवल से बहुत ऊपर का लेवल है, उतना ना आज तक पूछा है ना पूछेगा। गेट में नहीं पूछा है तो आपसे क्या पूछेगा, एमटेक के लिए दिया हुआ है। ब्लेयर वाइंडर एक टर्म है, ब्लेयर वाइंडर। बोला गया है कि इट इज impractical to wind substantial payload from extreme depth using a single rope attached to each cage. The Blair winder is a special form of drum winding which overcome this problem by suspending each cage skip from two ropes, thus minimizing both the ropes and drum diameter. This type of drum is used in the कुल मिलाकर के कुछ नहीं यार, ब्लेयर वाइंडिंग कुछ नहीं होता है। जो डीप माइंस होता है, डीप माइंस मेरे दिमाग से उतर गई, सब बहुत पहले पढ़े थे ना यार, इसीलिए अभी मेरे को देखना पड़ रहा है। ठीक है, ब्लेयर वाइंडिंग क्या होता है, ब्लेयर वाइंडिंग बहुत ज़्यादा डीप माइंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बीच बीच में एक पुल्ली बांध दी है या एक रस्सा का सिस्टम बांध दिया है, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर लपेटा रहेगा। इससे क्या होगा, वजन जो होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ऊपर से यानी कि मान के चलिए ये क्या है, ये मेरा पहला वाला पुल्ली कहिए या सीब कहिए। ठीक है, ये आपका सीब है, दूसरा वाला सीब है। तो वजन जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक यहाँ रस्सा है, एक यहाँ रस्सा है, ऐसे करके एक यहाँ रस्सा है, ऐसे करके वजन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग जगह। मतलब कुल मिलाकर फिर समझिएगा, मान के चलिए केज है, सरफेस में जाके ड्रम में लपेटेगा। उससे अच्छा है कि ये क्या करेगा, ये आपका, ये मान के चलिए कि ये केज है, ये केज, ये साफ्ट है, साफ्ट में बहुत सारे इंसेट है, मान के चलिए यहाँ पे क्या है, ये इंसेट है, फिर यहाँ पे मान के चलिए यहाँ इंसेट है, और इसके बाद सरफेस है, ये आपका सरफेस, सरफेस, और इसके बाद आपका इधर ऑफिस है, या फिर जो कहें वाइंडिंग वाला घर है, वाइंडिंग वाला रूम है, वाइंडिंग रूम। तो अब जो रस्सा होगा ना, ये अलग अलग सीब से घूमता हुआ जाएगा, ये अलग अलग सीब से घूमता हुआ जाएगा। ये यहाँ पे आएगा, इधर लपेटाएगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक सीब लगा, इधर लपटाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे करने से क्या होता है, जो वजन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लेयर वाइंडिंग। इसको क्या कहते हैं, ब्लेयर वाइंडिंग कहते हैं। नाम लिख दे रहा है BLAIR, ब्लेयर वाइंडिंग। ठीक है, चलिए, आपको जान के ताजुब होगा और थोड़ा अटपटा भी लगेगा, लेकिन देखो यार चैप्टर नंबर 12 में ना बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। चैप्टर नंबर 12 ना आपका ख़त्म होता है अभी, चैप्टर नंबर 12 आपका पूरी तरह से समाप्त होता है अभी। अभी चैप्टर नंबर 13 बचा है, वो भी मैं करवा दे रहा हूँ। चैप्टर नंबर 13 में एकदम सेलेक्टेड पोर्शन पढ़ना है, क्योंकि उसमें देखो बहुत सारा ब्रेक के बारे में दिया है, स्पीड कंट्रोल के बारे में दिया है, तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है मेरे भाई। आप खुद पलटोगे आपको समझ में आ जाएगा। आज तक कोई क्वेश्चन ऐसा डिटेल में नहीं पूछा है, जो पूछा है जितना हम आपको पढ़वा दे रहे हैं उतना इनफ है। ठीक है, उतना इनफ है ना। ये मैं ऐसे तुक्का में नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा डिटेल में, लेकिन फिर वो आपके काम का नहीं है। जब ये PPSC लेवल का पढ़ा सकते हैं तो भाई ये सब तो पढ़ा ही सकते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं तो बता दीजिएगा, नहीं तो फिर आपके काम का जो है मैं पढ़ाऊंगा। चलिए, ओके, 12:04। इसको लपेट ले क्या, चैप्टर ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। चलो कोई नहीं, 12 चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 तो हो गया, चैप्टर नंबर 13 और 14 इसको मैं एक ही बार में करा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, आपका वाइंडिंग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा करूँगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, इसके लिए मैं इतना ही रखता हूँ। चैप्टर नंबर 12 आपका पूरी तरह से समाप्त होता है। जो बच्चे कह रहे हैं सर वॉल्यूम 3 कंप्लीट करा दीजिए, तो वॉल्यूम 3 में ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है मेरे भाई। तुम देखो ना, वॉल्यूम 3 का चैप्टर नंबर 12 तक मैं करा चुका हूँ, और उधर मैं जो पंप वाला चैप्टर है वो मैं पूरा करा चुका हूँ। अब सिर्फ आपका बच जाएगा हॉलेज वाला चैप्टर, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको पढ़ना ही नहीं है, तो एक आधे चैप्टर बचा हुआ तो वो हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो, वो हो जाएगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कुछ और, मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी थोड़ा समय है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बताइएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं महामैराथन लूँ फिर से, जैसा आप सपोर्ट किए थे वेंटिलेशन में,
लेकिन वेंटिलेशन में लड़का बच्चा सब देख तो लिया है, भले लाइव नहीं देखा है, लेकिन लाइव थोड़ा कम था। उसी तरह से वेंटिलेशन जैसे मैं आपको पूरा कवर किया, एक महामैराथन में 2 दिन लगातार महामैराथन लिया, एक शायद 4.5 घंटा का रिकॉर्डिंग था, 4.5 घंटा का, जो कि ऑलरेडी मुझे लगता है कि ज़्यादा ही था थोड़ा सा, 4:45 के आसपास होगा। और एक दिन फिर मैं वेंटिलेशन का लिया था, जिसमें लगभग 3 घंटा के आसपास लिया था। ठीक है, तो ये 4.5 और 3 7 7.5 घंटा का महामैराथन था सिर्फ वेंटिलेशन का। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हॉलिज का लूँ, ऐसे ही मैं चाहता हूँ मैं वाइंडिंग का लूँ, ऐसे ही मैं चाहता हूँ मैं सपोर्ट का लूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं मेथड ऑफ वर्किंग का लूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं अलग अलग टॉपिक का चाहता हूँ महामैराथन लूँ। लेकिन महामैराथन के लिए ना आपको भी एनर्जेटिक होना पड़ेगा, सिर्फ मेरे होने से नहीं होगा। मैं तो 7-7 घंटा पढ़ा दूँ भाई, आप बैठो तो सही, पढ़ो तो सही, क्योंकि आपका एग्जाम है। महामैराथन करने से क्या होगा ना, पूरा चैप्टर आपका रिकैप हो जाएगा। तो वो बहुत कम टाइम आपको लग रहा है ना, 7 घंटा लग जा रहा है, 7 घंटा एक ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर। उस 7 घंटा पढ़ने से आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े, सिर्फ रिविजन करना पड़े, ये कितना अच्छा बात होगा, आप सोच सकते हैं। तो आप बताओ महामैराथन कौन सा टॉपिक का आप अगला क्लास में चाहते हैं? चूंकि वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, प्राइवेट ही रहेगा, आप ही लोग देख सकते हैं, तो मैं कमेंट पढ़ सकता हूँ। तो आप मेरे को बताना कौन सा टॉपिक का वीडियो, आप कौन सा टॉपिक पे चाहते हैं कि अगला महामैराथन कराए। लेकिन महामैराथन में आपको रहना पड़ेगा सर, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप लाइव रहें, मेरे साथ आप इंटरेक्ट करें, लाइव रहें। ठीक है, और जो फी नहीं दिए हैं दे दीजिएगा, है ना। कल परसों तो मैं फ्री हूँगा, तो हो सकता है मैं सबको फिर रिमूव करूँ, है ना। और रिमूव करने के बाद फिर दोबारा ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अगला टेस्ट जो बंदा का सब कुछ क्लियर रहेगा वही दे पाएंगे इस बार। मैं थोड़ा सा दे दिया हूँ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, मतलब अलग लिंक दे दिया हूँ, बट अगला बार से वैसा नहीं हो पाएगा। जिनका मेरे पास ईमेल आईडी रजिस्टर रहेगा, सिर्फ वही क्लास भी कर पाएंगे और वही टेस्ट भी दे पाएंगे, महामैराथन भी कर पाएंगे। तो पे कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।